दिल से सभी प्रतिभागियों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय आपने कहीं ना कहीं आपके समय से कॉम्प्रोमाइज किया है। आप इस समय अपने परिवार में बैठे होते, आप इस समय अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे होते, आप इस समय अपने रोजमर्रा के जो काम हैं आपके शायद उसमें इन्वॉल्व होते, या कहीं ना कहीं अगर आज ये सभी मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स अगर मेरे सामने जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि आप लोग ये जो समय आप निकाल कर आए हैं इसके लिए आपने बड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने कहीं ना कहीं आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी किसी ना किसी रोजमर्रा के काम से, या जो है अन्य चीजों से, आपके रूटीन से। तो ये अपने आप में आपके लिए अभिवादन वाली बात है कि आप लोग इतने बेहतरीन जो है चीजों को सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आप एकत्रित हुए। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं माफी चाहूंगा कि आज के सेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं। लगभग लगातार इस कंप्लीट सेशन को जब हम चलाएंगे, अपनी प्रपोजल राइटिंग के सेशन को, तो यहाँ पर सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स जो है म्यूट रहेंगे। जो आपके पर्टिकुलर ग्रुप हैं, जैसे जीमीट वालों का, जीमीट जो है गूगल मीट वालों का अपना ग्रुप है, वेबसाइट जो लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, उनका अपना लिंक है। तो हमारे जो है जूम ऐप पर भी लगातार जो है डबल पैरेलल मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आपकी क्वेरीज आप उस संबंधित ग्रुप में आप डाल सकेंगे। मैंने बताया कि आपने जो फैसला लिया कुछ नया सीखने का, ये अपने आप में एक अद्वितीय फैसला है। क्योंकि मैं बड़ी प्यारी सी चीज बताना चाहूंगा आपको कि आपके काम को आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है। ये सबसे बड़ी चीज है। आपके काम को आपसे बेहतरीन कोई दूसरा नहीं जानता है। काफी लोग जब रजिस्ट्रेशन के लिए, जब इस सेमिनार का, इस वर्कशॉप का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर, हमारी अब उम्र नहीं रही सीखने की, सर अब हम सीख के क्या करेंगे। तो मैं उन सभी प्रतिभागियों से जब मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ है, आज उसमें से लगभग लगभग करीबन 17 पार्टिसिपेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके काम के बारे में आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टिप है, याद रखिएगा। आज आपने अपने काम के लिए किसी को पैसे देकर हायर कर भी लिया, आपने किसी कंसल्टेंट को पैसा देकर अपना प्रपोजल लिखवाने के लिए कह भी दिया, यकीन मानिए आपके बारे में वो उतनी बातें ही लिख पाएगा जितनी बातें आप उसको बताएंगे। क्योंकि आपके काम के बारे में आपने क्या कर रखा है, आपकी संस्था क्या करती है, आपकी संस्था का लेवल क्या है, आपका सोचने का नजरिया क्या है, आपका समाज सेवा करने का नजरिया क्या है, या उस संबंधित प्रपोजल को कंप्लीट करने का आपका वे ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो ऐसे में जब ये 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था मेरे सभी प्रतिभागियों से, कुछ 15-17 पार्टिसिपेंट्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो जब आपसे कन्वर्सेशन हुआ तो मैं ये बात उन्हें भी बड़ा मतलब जो है लगी उन्हें कि यार सर ने बात जो कही बिल्कुल सही कही। क्योंकि आप अगर कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे, चलिए ठीक है, आपके पास समय नहीं है सीखने के लिए, आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस को पे करने के लिए, लेकिन यकीन मानिए कि आप पैसा देकर भी वो काम नहीं करवा पाएंगे जो आप खुद कर सकते हैं। इसीलिए सीखना जरूरी है। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आज, जैसा कि हमारे एक ग्रुप हमारा रोजर पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ग्रुप है, एक हमारा जो है गूगल मीट वाला ग्रुप है, एक हमारे पास दो ग्रुप हमारे ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारा जो हमारे पिछले प्रतिभागी थे जिन्होंने पिछला बैच अटेंड किया था, वहां से भी कुछ लोग आए हुए हैं।
और यकीन मानिए मैं क्योंकि अब 4 हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं यहाँ पर लाइव आपको शो नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पिछले हमारे उसकी बात करता हूँ, पिछले ग्रुप की, तो वहां से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मुझे अभी यहाँ पर 3 या 4 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे, उसमें से 3 या 4 पार्टिसिपेंट्स वापस आए हैं रिपीट करने के लिए या उस चीज को दोबारा रिवाइज करने के लिए। बाकी के लोग या तो सेटिस्फाइड हैं। देखिए, मैं अपनी चीज को ज्यादा बेहतर बताऊं कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने कामों को दर निरंतर सुधार करके और बेहतरीन बनाने की आवश्यकता होती है। जब आप इस कंप्लीट वीक के सेशन में प्रपोजल राइटिंग सीख जाएंगे, तो ये मत सोच लीजिएगा कि आप जो है प्रोफेशनल प्रपोजल राइटर हो चुके हैं। नहीं, दिन पर दिन आपको कुछ उसमें नया सीखना है, दिन पर दिन उसमें आपको कुछ नया अमेंडमेंट करना है। और यकीन मानिए, जितना आप आगे सीखते जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप अपने आप में परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी हो जाती हैं। बात करते हैं जब प्रपोजल राइटिंग की, सबसे पहली चीज, हमें प्रपोजल क्यों लिखना है, रीजन। सबसे पहले क्या आएगा, रीजन। हमें प्रपोजल लिखना क्यों है भाई? लिखना क्यों है का क्या मतलब? भाई ग्रांट के लिए लिखना है? नहीं। देखिए, हम कई बार क्या करते हैं कि जिस समय और जिस एनर्जी को हम बेवजह बिना अज्ञान के मतलब बिना ज्ञान के स्रोत के या बिना जानकारी के अभाव में हम क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स को गलत जगह उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी उस पर्टिकुलर वर्क या प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के लिए सेट हो रही है या नहीं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमें यह देखना है कि संबंधित प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या ग्रांट एप्लीकेशन के लिए हमारी एलिजिबिलिटी सेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर हमारी एलिजिबिलिटी सेट हो रही है तो हम प्रपोजल राइटिंग करें। अगर हमारी एलिजिबिलिटी सेट नहीं हो रही है, अब काफी लोग, जैसे हमारे पास काफी सारी संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन किया, मैं जैसा कि आपका डाटाबेस चेक कर पा रहा हूँ, काफी सारी संस्थाएं यहाँ पर जो अभी 3 महीना पहले रजिस्टर्ड हुई हैं। अब वो कहेंगे सर ये बात आप हमें पहले बता देते तो हम ये क्लास ही ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हमारे मतलब की क्लास नहीं रही। नहीं, बिल्कुल आपके मतलब की भी क्लास है। कब है मतलब की? आप भले ही ग्रांट के लिए आवेदन ना कर रहे हो, लेकिन यू वांट टू मेक योर सेल्फ ए परफेक्ट पर्सन, है ना। आप अपने आप को इस काम के लिए अगर परफेक्ट करना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर, तो आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया है कई बार, हमारी वीडियोस में काफी सारी वीडियोस ऐसी आती है जिसमें स्टार्टिंग बता दिया जाता है भाई इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए 10 लाख की टर्नओवर होनी चाहिए, 1 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए। तो काफी सारे साथी ना वीडियो पर आने के बाद स्किप करके चले जाते हैं, अरे हमारे किस काम की, इसमें तो एफसीआरए मांगा गया है। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज टिप्स पर अपने बहुत सारे ऐसे साथी गिनवा सकता हूं जिन्होंने हमारी बात पर इंप्लीमेंट किया और क्लियर उसमें मेंशन किया कि देखिए, मैंने हर बार एक बात कही है कि आज भले ही उस ग्रांट के लिए आप आवेदन ना जमा करें, लेकिन उसको फिल करके जरूर देखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी संस्था उस ग्रांट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। आज अगर मैं बात करता हूं, हमारे एक संबद्ध संस्थान है महेश मेमोरियल फाउंडेशन, और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर वो कहीं अवेलेबल नहीं है इन चारों पांचों सेशंस में। जो हमारी चारों पांचों बैचेस बने हुए हैं, इन पांचों बैचेस में अभी वो अवेलेबल नहीं है। नहीं तो उनसे मैं लाइव आपका जो है वार्तालाप करवाता। मुझे बखूबी याद है, शायद जुलाई का महीना था जिस समय लॉकडाउन पीक पर था। कुछ जगह पर जो है कुछ रियायतें मिलनी शुरू हो चुकी थी। तो उस समय उस संस्थान ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन किया। उन्होंने बताया कि सर हमारी इतने साल की जर्नी है, लगभग शायद 12-13 साल उनको कंप्लीट हो चुके थे। तो 12-13 साल की जर्नी है और सर आज तक हम सब कुछ अपनी जेब से करते आए हैं, सब कुछ अपनी जेब से। मैं कहा भाई जब सब कुछ जेब से ही करना था तो फिर संस्था क्यों रजिस्ट्रेशन करवाई? उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ, उन्हें जो भरोसा मुझे मिला, उन्हें जो फील हुआ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में, उन सभी चीजों को मानते हुए, समझते हुए, उन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जुलाई लास्ट 2021 में, उन्होंने सॉरी 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया था, लॉकडाउन वाले साल में। आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है 2020 में ही लॉकडाउन लगा था। तो
जो भी ईयर रहा हो, खैर कहने का मतलब ये है कि चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2021 हो, लेकिन आज हम 2023 के अंदर बैठे हुए हैं और इतने अल्पकालीन समय में जिस संस्था की टर्नओवर, ऑडिट और आईटीआर या हम बैलेंस शीट कहते हैं जिसको, वो कभी पिछले जो भी 10-12 साल थे उनके, उन 10-12 सालों में कभी 7 लाख से ऊपर नहीं गई थी, 7 लाख से ऊपर नहीं गई थी। इन 2 सालों के अंदर आज वो संस्था 1 करोड़ 36 लाख का टर्नओवर लेकर बैठी हुई है, और बिल्कुल जेन्युइन टर्नओवर, ट्रांजैक्शन वाला नहीं कि आपने ट्रांजैक्शन घुमा रखी है इधर से उधर, नहीं, बिल्कुल जेन्युइन टर्नओवर, जहां पर मेजर मेजर जो है ट्रांजैक्शंस उनकी है इनकमिंग की, यानी कि जैसे साल भर में 15-17 ट्रांजैक्शन उनकी इनकमिंग, यानी कि पैसा जो जमा हुआ है, और वो एक आइडेंटिफिकल मतलब जो है आइडेंटिकल ग्राफ्स पर है, यानी कि भाई इतना पैसा फलानी कंपनी या फलानी संस्थान से मिला हुआ है। कुल 15-17 इनकमिंग ट्रांजेक्शन है, बाकी सारी आउटगोइंग है, यानी कि वो पैसा उन्होंने कहीं ना कहीं समाज सेवा में खर्च भी तो किया है ना। तो वो 15-17 ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर 1 करोड़ और लगभग जो है 1.25 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो जाना, मतलब अपने आप में एक आइडेंटिकल बनता है, क्योंकि उन्होंने सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया, समय समय पर हर एक चीज को सीखते गए और उसको अपने यहां पर इंप्लीमेंट भी करते गए। याद रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता, हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज होती है, हमें मराठी के अलावा हिंदी बोलनी भी नहीं आती, हम कहाँ से प्रपोजल लिख लेंगे, है ना। काफी लोग कहते हैं सर हमने अभाव में संस्था तो खोल ली, हमने अभाव में संस्था तो खोल ली, हमें नहीं पता था कि संस्था का प्रोसीजर ये होता है, लेकिन अब हमने जब गले में डमरू बांध ही लिया है, बैल हमने घंटी गले में जब बांध ही ली है, तो अब क्या करें, बजानी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यहां पर, एक बड़ी प्यारी सी चीज बताना चाहूंगा, आपके साथ क्या घटित हुआ। देखिए, मैं एक गरीब परिवार में जन्मा, या मैं एक जो है कुम्हार के यहाँ मैंने जन्म लिया हो, चाहे मैंने एक मिस्त्री के यहाँ जन्म लिया हो, चाहे मैंने एक मजदूर के यहाँ जन्म लिया हो, वट, वो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट है, इवेंट है वो, मैं उसमें रिस्पॉन्स क्या करता हूं, यानी कि मैं उसी चीज को अपनी दुनिया मान लेता हूं, जिस लेवल में मैं रहा, जिस लेवल में मुझे प्रभु ने भेजा, अगर मैं उसी को अपनी सीमित दुनिया मान लूंगा, तो जो निकलेगा, यानी कि आगे का जो लाइफ का मेरा आउटपुट है, वो उसी हिसाब से रहेगा। और अगर मेरा रिस्पॉन्स यहां पर अलग है, मैं अभी तक क्या था, मैंने संस्था क्यों बनाई, कैसे बनाई, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मैं इन सारी चीजों को छोड़कर मैं अगर आज रिस्पॉन्स पर वर्क करना स्टार्ट करूं, तो मैं अपने आउटकम्स को बदल सकता हूं। मिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री, कुमार का बेटा कुमार, है ना, ये कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के समय में एक मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है, बशर्ते आपका रिस्पॉन्स अलग होना चाहिए, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। और मेरे सामने आज आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं मानता हूं कि आप सभी के अंदर वो खोलता हुआ खून है, जिसने आपको इनेबल किया कि आप इस सेशन में अपने रजिस्ट्रेशन करके कुछ सीखने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मौजूद हुए हैं। और इन सभी चारों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ये मेरा अपना सौभाग्य है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, और मेरा मानना है कि जब हम कुछ सीख रहे हों और ऐसे में सीखते सीखते अगर हम ज्ञान बांटना शुरू कर दें, तो ज्ञान अर्जन की जो हमारी क्षमता होती है वो दुगनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक विद्यार्थी हूं आपकी तरह, मैं आपको ही बताकर, आपको सिखाकर कुछ सीख रहा हूं। तो अगर इस सेशन के दौरान मुझसे कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाए, तो मुझे बताइएगा जरूर कि गलती यहां पर है सर,
लेकिन उस गलती को दिमाग में मत लीजिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती होना स्वाभाविक है, लाजमी है, किसी से भी हो सकती है। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स रही हो या कुछ भी रही हो, उन चीजों को आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ भावार्थ को पकड़िएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। वट एवर आई वॉन्ट टू डिलीवर विद यू, मैं आपको आपके साथ क्या डिलीवर करना चाह रहा हूं। तो हम जिस टॉपिक के साथ आज शुरू हुए हैं, आज का हमने इंट्रोडक्शन सेशन रखा, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चारों पांचों प्लेटफॉर्म थे और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की भी समस्या आ रही थी। तो इसलिए मैंने चारों पांचों प्लेटफॉर्म को जो है यहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ है, और सभी को म्यूट करने का भी कारण यही था, क्योंकि अगर मैं इसको इनेबल करता तो सारी चीजें मिक्स हो जाती। तो सभी को मैंने यहाँ पर अपने पीसी पर और मोबाइल के सहायता से मैं सभी के साथ लॉगिन में हूँ, और इसीलिए मैं आज के सेशन को सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर काउंट कर रहा हूँ। हमारी क्लासेस कल से रेगुलर हो जाएंगी और एक दिन आगे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा हमारी क्लासेस के लिए। सबसे बड़ी चीज आती है जब हम बात करते हैं प्रपोजल राइटिंग की। तो प्रपोजल राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है कि हमें क्यों प्रपोजल चाहिए, क्यों लिखना है, हमें जरूरत क्या है। तो सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर आपका पैशन है, आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करें, तो बिल्कुल आप प्रपोजल राइटिंग करें, ठीक है। लेकिन ये कभी मत सोच के करें कि मैं अपने आप को भविष्य के लिए बेहतर बना रहा हूं, तो आज जो गलतियां मुझसे हो गई हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगी। नहीं, आज की गलती को आज ही सुधारने का प्रयास कीजिएगा। ये मानकर प्रपोजल लिखिएगा कि आप शायद आप जो है उसको जमा करने वाले हैं। मन में ये मत रखिएगा आप जमा नहीं करेंगे, आपको जमा करना है। उस मंशा के साथ आप प्रपोजल के बारे में सोचिए। अब बात करते हैं, प्रपोजल लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रपोजल किस विषय पर मांगा गया है। संबंधित विषय पर हमारी संस्था काम करती है या नहीं करती। अगर वो ईओआई है तो, यानी कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट अगर है, यानी कि किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी सीएसआर फंडिंग एजेंसी के द्वारा अगर वो मांगा गया प्रपोजल है, मांगा गया प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या हमारी संस्था संबंधित फील्ड में करंटली वर्किंग है या नहीं है। और करंटली वर्किंग का मतलब नहीं, ये नहीं कि हमें कल खबर मिली थी, आज से हमने काम स्टार्ट किया तो हम मान लें कि हम वर्किंग में नहीं। पिछला जो हमारा समय गया, साल 2 साल का जो हमारा समय था प्रीवियस, उसके अंदर संस्था उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर एक्टिव थी या नहीं थी। सबसे पहले इस चीज को वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि आपके जो काम होते हैं, आपके जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं, उनको आपके प्रपोजल से कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में जब हम अपने एक्टिविटीज को अपने प्रपोजल से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। हमारे पास हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी संस्था की एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज हैं, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल मैंने इस पे काम कर रखा है, तो उसको सिर्फ एक जगह नहीं देखना है कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उसको 4 जगह मैच भी करना होता है। वो 4 जगह कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला आपका बायोलॉज। सबसे पहला क्या? आपका बायोलॉज, आपकी ट्रस्ट डीड, आपका एमओयू, है ना। क्या वहां पर उस संबंधित एक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है या नहीं? कई बार क्या होता है, संस्था एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करती रहती है, उस क्षेत्र के अंदर अपना जो है एक्टिविटी बैकग्राउंड बहुत सॉलिड बना लेती है, लेकिन जब वो सही प्रपोजल, सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब ग्रांट आवेदन करती है, तो उसे जाके पता लगता है कि भैया आप इस ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि क्योंकि आपके बायोलॉज में ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस पर काम कर सकते हैं। तो हमें, मैंने बताया ना आपको कि सिर्फ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस बात को ना मानकर आप उसको 4 जगह जरूर वेरीफाई करें, जिसमें कि पहला पॉइंट है आपका बायोलॉज, एमओयू या आपका आपकी ट्रस्टेड। सबसे पहले यहां वेरीफाई करें कि क्या आपके बायोलॉज में संबंधित सोशल फील्ड में काम करने के बारे में जो आपके उद्देश्य हैं वो उल्लेखित हैं या नहीं है। पहली चीज। दूसरा,
दूसरा बताता हूं मैं आपको, नोट करते जाइएगा। दूसरा है आपका एक्टिविटी प्रोफाइल। हम अपने जो सालाना गतिविधियां होती हैं उसका हम एक प्रोफाइल बनाते हैं। उस प्रोफाइल के अंदर हम मेंशन करते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करे हैं, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम करे हैं, हमने लाइवलीहुड के क्षेत्र में ये काम करें, हमने महिला सम्मान के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये काम करें। तो वहां हम हर सेक्टर वाइज अपनी एक्टिविटीज को एक जगह एनलिस्ट कर देते हैं, और वहां पर हम अपने संबंधित जो हमारे पास एविडेंस होते हैं, यानी कि चाहे वो हमारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हों, चाहे वो हमारी आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स हों, या फिर हमारे जो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वहाँ के, या सोशल मीडिया जो हमारी न्यूज़ होती हैं उनके, चाहे वो लिंक ही क्यों ना हो, हम उनको एक जगह जो है रिटर्न फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम अपना रिज्यूम लिखते हैं ना, उसके अंदर हम अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, ऐसे ही हम उसको एक रिटर्न फॉर्म में जो है मैनेज करते हैं, जिसे कहा जाता है आपका एनजीओ प्रोफाइल। तो आपके एनजीओ प्रोफाइल में भी आपने संबंधित कार्यों का उल्लेख किया हुआ है या नहीं, इस बात की भी पुष्टि अवश्य ही कर लें। दूसरी चीज होगी। अब तीसरी जगह कहां वेरीफाई करना है हमें? जो हमारा तीसरा माध्यम है जहां पर हमें वेरीफाई करना है कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए लायक हैं या नहीं है, वो है आपकी ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या होता है, संस्था काम कर रही है महिला सम्मान में या महिला सशक्तिकरण में, उनके पास फोटोज भी हैं, उनके क्रियाकलापों के जो है एविडेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन आपके सीए ने आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर फील्ड ना मेंशन करते हुए सिर्फ आपके अकाउंट्स और आपके एक्सपेंडिचर्स ये शो आउट करके और आपकी रिपोर्ट बना के आपको दे रखी है। जब भी हम अकाउंट्स और एक्सपेंडिचर्स को मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो एक्सपेंडिचर वाला जो हमारा कॉलम होता है उसमें कहीं ना कहीं हमें बताना होता है कि भाई हमने महिला सशक्तिकरण पर इतना पैसा खर्च किया, हमने फला एक्टिविटीज पर इतना पैसा खर्च किया, हमने फला एक्टिविटीज में इतना पैसा इन्वेस्ट किया। तो आपके सीए ने आपके प्रोफाइल के अंदर, सॉरी, आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर वो चीज जो आपका संबंधित विषय है वो उल्लेखित किया हुआ है या नहीं किया है, ये वहां भी वेरीफाई कर लीजिएगा। तीन चीज क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया कोई भी प्रपोजल लिखने से पहले तीन जगह वेरीफाई करना। कहाँ? सबसे पहला अपना बायोलॉज, एमओयू, है ना, आपका ट्रस्ट डीड, उसमें वेरीफाई कर लीजिए आप उस संबंधित विषय पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपकी संस्था संबंधित विषय पर पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये चीज वेरीफाई कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर कुछ समय से वेरीफाई कर रही थी आपकी काम पिछले कुछ वर्षों से, तो उसमें आपको पहले देखना है कि भाई उसका आपका बायोलॉज में उल्लेख है कि नहीं है, आपके एनजीओ प्रोफाइल में उसका उल्लेख है कि नहीं है, आपकी ऑडिट में उसका उल्लेख है कि नहीं है। चलिए, अब यहाँ तीनों जगह हमारा जो है उल्लेख मिल भी गया हमें, यहाँ पर हमें तीनों जगह अपना उल्लेख मिल भी गया, कोई दिक्कत नहीं। चौथी चीज क्या है? जिस संबंधित प्रोजेक्ट के लिए आप आवेदन करने वाले हैं उस संबंधित प्रोजेक्ट के मिलने की स्थिति में आप और आपकी संस्था या आपकी कार्यकारिणी या आपके वॉलेंटियर जो प्रोफाइल है वो सॉलिड है या नहीं। संबंधित विषय पर आपके पास जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या उस संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपके पास टीम में लोग अवेलेबल हैं या नहीं, ये चौथी चीज भी वेरीफाई कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि संबंधित विभाग या संबंधित मिनिस्ट्री या संबंधित फंडिंग एजेंसी से आपको फंड के लिए जो है आपका लेटर आपको इशू कर दिया जाए कि भाई हाँ आपका जो है ग्रांट अप्रूव हो गई है, आपको अप्रूवल लेटर मिल जाए, लेकिन आप उस काम को ना कर पाने की स्थिति में बैठे हो, यानी कि आप चाहकर भी उस काम को नहीं कर पाए। अब ऐसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि वो स्थिति बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। क्योंकि ऐसे में संबंधित एजेंसी जब आपको ऑथराइज कर चुकी है, आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर चुकी है, आपके प्रपोजल को वो पास कर चुकी है, और फिर पास होने के बाद अगर आप एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को शुरू नहीं करते हैं, अपनी एक्टिविटीज का डीपीआर या आगे की जो संबंधित फॉर्मेलिटीज है वो सबमिट नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो फंडिंग एजेंसी आपकी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। तो प्रपोजल राइटिंग से पहले
किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई, है ना। तो ये चीजों का, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इन संबंधित विषयों को टैली करने के बाद ही आप प्रपोजल के लिखने के बारे में अपनी प्लानिंग शुरू कीजिएगा। अभी हम प्रपोजल लिख रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ सोच रहे हैं, अभी लिखना नहीं शुरू किया है। लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो बात का रिजल्ट है, अभी हमने सिर्फ सोचना शुरू किया है। अब क्या हुआ, हमने वेरीफाई भी कर लिया और हमें लग रहा है कि यार हमें अभी प्रपोजल लिखना चाहिए। चलो एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही सही, अपने आप को पक्का करने के लिए ही सही, हम एलिजिबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमें सीखना है। तो हमने मन बना लिया हमें ये प्रपोजल लिखना है और प्रोफेशनल वे में लिखना है। तो उसके लिए दूसरा आपका स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले अपने आप को जज कीजिए, है ना। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि हम कहाँ हैं और क्या हम इस संबंधित प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब एलिजिबल है या नहीं है, दोनों कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी हैं तो भी हम लिख रहे हैं, और नहीं है तो भी हम अपने आप को परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं भविष्य के लिए, तो भी हम लिख रहे हैं। यानी कि हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, नया करने की इच्छा और जज्बे के साथ बैठे हुए हैं, मिले हुए हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं हम सभी लोग। तो हम जाहिर सी बात है लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखने का जब आप प्रयास करें तो यकीन मानिए वहां पर आप फंडिंग एजेंसी को, मतलब जो आपकी फंडिंग एजेंसी है ना, उसकी अगर कोई गाइडलाइन जारी की गई है, सबसे पहले आप उनको पढ़िए। दूसरा स्टेप क्या है कि फंडिंग एजेंसी को जानना, फंडिंग एजेंसी का पोर्टफोलियो क्या है, वो कैसे ग्रांट देती है, वो कैसे सहायता दे रही है एनजीओस को। अगर उसका पर्टिकुलर कोई ईओआई था, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसकी तरफ से मांगा गया था, तो आप उस गाइडलाइन को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। मैंने आज तक के रिकॉर्ड के अंदर मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स दी हैं, ट्रेनिंग देने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी संस्थाएं ऐसी देखी हैं जिन्होंने आज तक रिसर्च वर्क कभी नहीं किया। आज भी प्रपोजल लिख रही हैं, जमा कर रही हैं, लेकिन रिसर्च वर्क नहीं करती हैं। और शायद यही कारण है कि जो मैं बात कहता हूं वो बात आज भी खरी उतरती है कि जब आप 100 जगह आवेदन करते हैं तब एक जगह बात बनती है। यानी कि वो इतना अच्छा प्रपोजल राइटिंग सीख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 100 जगह आवेदन करने के बाद उनके पास एक जगह से रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपटीशन की वजह से, इसलिए क्योंकि वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं। संबंधित प्रोजेक्ट जिस पर आप सोचने लिखने की सोच रहे हैं, सबसे पहले सर्च कीजिए कि उस संबंधित प्रोजेक्ट पर कौन कौन सी एजेंसियां, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी हमारे साथी भाई काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया, गूगल बाबा पे सर्च कीजिए। उनकी जो वर्किंग मोनोपोली है उसको ऑब्जर्व कीजिए। साथ ही साथ जिस फंडिंग एजेंसी को आप भेजने वाले हैं प्रपोजल को, उसके बारे में ऑब्जर्व कीजिए। और जब उसके बारे में आप ऑब्जर्व कर चुके हो या उसकी ईओआई को आप पढ़ चुके हो, उसकी गाइडलाइंस को, अगर उसने दी है गाइडलाइंस को पूरा 1 to 1 पढ़िए। एक एक पॉइंट, चाहे उसके अंदर 20 पेज क्यों ना हो, चाहे 17 पेज क्यों ना हो, चाहे उनकी रिटर्न पॉलिसी क्यों ना हो, चाहे उनकी डिस्क्लेमर पॉलिसी क्यों ना हो, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, गुनिए और जानिए कि वहां क्या मांगा गया है। यहां बातें सिर्फ गाइडलाइन की। अब गाइडलाइन नहीं है, हम डायरेक्टली किसी कंपनी को लगाने वाले थे, तो वहां पर सबसे पहले उस फंडिंग एजेंसी के बारे में सोचिए कि उसकी फंडिंग मोनोपोली क्या है, वो किस संदर्भ में, कैसे और कहां, किस विषय पर सहायता प्रस्तुत करती है और किस वे में वो सहायता प्रदान करती है। उस मेथड को समझिए और उनकी मेथोडोलॉजी को समझने के बाद अपने आप को वहां रखकर सोचिए, अपने आप को एज ए फंडर एजेंसी मानकर सोचिए कि आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं सोशल सेक्टर के अंदर, तो आप संबंधित संस्था के अंदर क्या क्या चीज चाहेंगे और आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप संबंधित जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि जो संस्था है, उससे आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। बड़ी गहरी चीजें हैं, सभी चीजों को ध्यान से समझिएगा। सभी एक्सपेक्टेशंस को आप सोचिए, समझिए और अपने आप को
उस प्रकार से उस एनवलप में उतारने का प्रयास कीजिए कि संबंधित एजेंसी मुझसे ये चीज चाहती है और मुझे ये काम करने पड़ेंगे। ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करने के बाद अब हमने साथ साथ क्या किया था, जो संबंधित एजेंसियां, जो साथ की हमारी साथी संस्थाएं हैं या हमारे क्षेत्र की जो संस्थाएं या उस फंडिंग एजेंसी से पहले फंड ले चुकी जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में सर्च करेंगे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया उसके बारे में हम रिसर्च करें। पूरी रिसर्च करने के बाद हम प्रपोजल लिखने के बारे में अपना विचार पक्का करें। ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने यहां पर ये कड़ी छोड़ दी, जैसा कि आज तक मैंने जितनी ट्रेनिंग दी है उन सभी ट्रेनिंग के अंदर आज तक जितने भी मेरे शिष्य सीख के गए हैं मुझसे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज आज भी वो नहीं करते हैं, वो है रिसर्च। और शायद आज भी वो इसीलिए उसी कगार पर हैं कि वो 100 जगह आवेदन करते हैं और एक जगह रिस्पॉन्स मिलने की आकांक्षा या उनकी वो मोनोपोली रहती है कि यार शायद एक जगह से जवाब मिल जाएगा, यादव जी ने कहा तो एक जगह तो बात बनी जाएगी। उनके अंदर वो विश्वास नहीं पनप पाया है कि नहीं यार, मैंने दिल से मेहनत की है, मैंने दिल से प्रपोजल लिखना सीखा है, मैंने रिसर्च करके प्रपोजल लिखा है, मैंने अपने आप को फंडिंग एजेंसी की जगह रखकर अपने खुद की संस्था से उम्मीदें रखी कि मैं उनसे क्या क्या चाहता हूं, तो मैंने अपना यहां पर सबसे बेस्ट दिया है। ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन हमारे अंदर ये प्रभाव आ जाएगा कि नहीं, मैंने 100 आवेदन किए हैं, 90 जगह से रिस्पॉन्स लाकर दिखाऊंगा, जिस दिन हमारे अंदर ये विश्वास आ जाए, तब समझ लीजिएगा कि अब आपने कुछ हद तक प्रपोजल राइटिंग सीख ली। कुछ हद तक। परफेक्ट तो मैंने बताया ना कि मैं भी नहीं हूं, मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूं और सीख रहा हूं। तो प्रपोजल राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको हम एक यूनिक टाइम के अंदर या एक छोटी सी क्लास के अंदर या 5-7 दिन 10 दिनों के अंदर नहीं कंप्लीट कर सकते। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि इन 5-7 दिनों के अंदर जो मैं आपको सिखाऊंगा वो इस लायक सिखाऊंगा कि एटलीस्ट आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, या अगर आप किसी संबंधित व्यक्ति से उस पर्टिकुलर काम के लिए हेल्प ले रहे हैं, आप कोई प्रपोजल किसी से लिखवा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उस प्रपोजल की कमियों को देख सकें, उन कमियों को आप छांट सकें, संबंधित सेवा प्रदाता को आप बता सकें कि भैया यार यहां पर ये चीज नहीं, अगर ये चीज होती तो बेस्ट होती। आप जब किसी से प्रपोजल लिखवाने जाएं तो एटलीस्ट आप उसको अपना वो पूरा डाटा दे सकें जो शायद आपको जरूरत है। और सबसे पहली बात तो मैं यही कहता हूं कि आपके बारे में सबसे ज्यादा आप खुद जानते हैं। जो मेरी संस्था के बारे में मैं जानता हूं, मैं लिख सकता हूं, वो तीसरा व्यक्ति चाहे मुझसे लाख रुपए ज्यादा ले ले, एक प्रपोजल के लिए लाख रुपए भी ले ले, तब भी वो मेरे बारे में वो बातें नहीं लिख सकता, मेरी संस्था के बारे में बातें वो नहीं लिख सकता। जो मैं जानता हूं मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को, मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं इस जो है इस एटमोस्फियर को जी रहा हूं। मैं किसी प्रपोजल राइटर से, मैं किसी कंटेंट राइटर से जब कोई प्रपोजल लिखवाऊंगा तो वो उतने ही शब्द लिखेगा जितने उसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे, मेरे एनजीओ प्रोफाइल में मिल जाएंगे, या मैं अपने मुंह से बोलकर बता दूं, बस। तो अगर अब भी मैं फिर से एक मौका दे रहा हूं आप सभी सभी लोगों को भी, और हमारे जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, हालांकि यहां पर सभी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ये वीडियो अपलोड की जाएगी तो जो यूजर्स हमें देख रहे होंगे, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आज भी मौका है, अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर लीजिए। आप प्रपोजल राइटिंग सीखने के लिए क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो टारगेट था कि हमारी इस साल की जो सेकंड क्लास है वो 100+ जाएगी, हालांकि वो 100+ नहीं गई है, हम 50 से भी अभी कम पर हैं। लगभग लगभग हम 50 नहीं पहुंचे हैं, 10-12 पार्टिसिपेंट्स की कमी है हमारे पास। लेकिन एक आखिरी मौका जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि जब हम
एक उम्मीद करते हैं एटलीस्ट वहां हमें 50% पर जरूर कायम होना है। तो जो साथी शायद किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, शायद उन्हें मौका नहीं लगा, शायद वो हमारे जो अदर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं शायद वो वहां बिजी हो गए, तो वो लोग चाहें तो अब भी अपना रजिस्ट्रेशन आज 25 अप्रैल और कल 26 अप्रैल शाम 7 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और यकीन मानिए कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी। और आने वाले 7 दिन ही नहीं, देखिए मैं इस चीज को क्लियर नहीं कह रहा हूं, हालांकि मैं जब आपको कोर्स दे रहा हूं जिसके लिए मैंने अपना चार्जेस जो आपसे रखा हुआ है, देखिए काफी लोग कहते हैं कि सर जब आप इतना अच्छा सिखाते हैं या इतना अच्छा आपका सिखाने का गुण है और इतना आप सारे काम समाज सेवा की भावना से करते हैं, तो आप ये क्लासेस फ्री क्यों नहीं देते? बिल्कुल, ये सारी क्लासेस फ्री होती हैं, फ्री होती, और फ्री दी भी जा रही थी, और आगे ये जो सेशन आज आप अटेंड कर रहे हैं ये शायद फ्री ही था। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। हम इन सभी क्लासेस को, इन सभी ज्ञानों को हमारे केसबुक, हमारी एक सीरीज चलती है, उस सीरीज के माध्यम से हम लगातार इसको चैनलाइज कर रहे थे। तो वहां पर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे वो होमवर्क के रूप में हो, चाहे वो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने से संबंधित हो, चाहे वो हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करने से संबंधित हो। जब ये एक्सपेक्टेशंस, ये जो होमवर्क है, ये जो मेरी आपसे जो आकांक्षाएं हैं, जब ये पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए उन सेवाओं को, उन निशुल्क सेवाओं को बाधित करना पड़ता है। जैसा कि अभी केसबुक सीरीज 2 अभी बाधित है, और वो तब तक बाधित रहेगी जब तक आपके अपने इस चैनल द एनजीओ गुरु पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे अगले दिन वो क्लासेस वापस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और यकीन मानिए सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है। और मैं, क्योंकि हम आगे सेशन को नहीं लेके चल रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर रजिस्टर करके बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है इस सेशन के लिए, जिन लोगों को यहाँ मौका दिया गया है जुड़ने के लिए, यकीन मानिए सिर्फ एक मौका नहीं है। अगर मेरी पिछली टीम, क्योंकि अभी हम 4-5 प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे साथ गूगल मीट पर है, कुछ जूम मीटिंग पर है, कुछ हमारे साथ ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर है। तो मेरे साथ में आपको जब आप इस रिकॉर्डिंग को चेक कर रहे होंगे तो शायद उसमें आएगा नहीं आएगा मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास अभी जो स्क्रीन अवेलेबल है वो मेरे पास जूम वाली अवेलेबल है, और मेरा फोन बिल्कुल मेरी स्क्रीन पर रखा हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं उसके साथ जो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो वो मैं इस डैशबोर्ड का पूरे का लेकर लगाऊंगा जहां पर मेरे 3-4 सिस्टम लॉगिन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जूम का जो सेशन जो ये लाइव चल रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं अवेलेबल जो मेरे पिछले बैच से हैं, जो हमारे पिछले बैच से हैं। मैं अभी इनेबल नहीं कर पाऊंगा, किसी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ सेटिंग्स हैं वो बिगड़ जाएंगी। तो नहीं तो मैं एक आधे व्यक्ति को अनम्यूट करके ना आपको बता देता, पूछवा देता, उनसे टैली करवा देता कि वो हमारे पिछले सेशन से हैं। उन्होंने भी 7 दिन के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उस समय, इसी मंथ में जब हम बात करते हैं। तो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो 1 वीक के लिए किया था, हमने क्लासेस को 2 वीक तक कंटिन्यू किया, ये लोग जानते हैं। और जब लोग अपना मैं उनसे जरूर कहूंगा, जो भी साथी हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, पुराने सेशन से जुड़े हैं, इस वीडियो को जब पब्लिश किया जाएगा तो आपके, मैंने जो बातें कही हैं वो किस हद तक कारगर हैं, आपने किस हद तक सीखा है, और कैसा आपको सीखकर फील हुआ, वो आपका जो आपका टेस्टिमोनियल है, जो आपका फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो इससे हमारे जो नए साथी उनको भी पता लगेगा कि यहां से क्या मिलता है। जो बताया जाता है कई बार उससे बहुत ज्यादा मिल जाता है। और यकीन मानिए मैं बता रहा हूं आपको कि आगे आने वाले समय में, मैं आपको फिर वही बता रहा हूं, जो पुराना टारगेट दिया था, मेरे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं जो महासंघ से संबद्ध हैं, पुराने हमारे फेसबुक सीरीज के यूजर्स हैं, 10,000 सब्सक्राइबर, फिर से कह रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं, कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट करते ही आपके डेली के 4 सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, डेली के 4, और सभी अलग अलग। पहला है उसमें आपकी केसबुक सीरीज, जो केसबुक 1, 2, 3, 4 ये आगे कंटिन्यू होती जाएगी।
जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ के जो हमारे जरूरतें हैं, हमारी जो एसेंशियल्स हैं, उनके बारे में हम सीखते रहेंगे। एक साथ ही साथ हम नया कैंपेन स्टार्ट करेंगे क्राउड फंडिंग का। कैसे क्राउड फंडिंग बनाई जाती है, कैसे प्लेटफॉर्म्स पर जनरेट की जाती है, कैसे क्राउड फंडिंग ली जाती है, एक इसका सेशन नया स्टार्ट किया जाएगा। एक क्लास उसी दिन के दौरान रहेगी हमारी किसकी, डिजिटल मार्केटिंग की। क्योंकि बिना, देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो साथ ही साथ हम सिखाएंगे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसको अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग ना करके हमने उसको नाम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग। हम उसमें दोनों चीजों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्थाएं उत्पाद भी कर रही हैं, कुछ ना कुछ संस्थाएं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, कुछ उत्पाद कर रही हैं, तो उनको एक माध्यम मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का। तो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के कंसेप्ट को कंबाइन कर दिया है आपके डिजिटल मार्केटिंग में। तीसरी क्लास उसकी रहेगी। और चौथा जो हमारा एक यूनिट चलता ही है, द टॉक शो विद एसके। ये 4 यूनिट डेली रहेंगे। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप या तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ सक्रिय हैं, दूसरी कंडीशन, या आप हमारे इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि लगातार हमारे साथ सुपर एक्टिव मेंबर्स के रूप में जुड़े हुए हैं, है ना, या इन सभी जानकारियों को आप लगातार शेयर करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, इसके चैनल, द एनजीओ ग्रुप का जो चैनल है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आप आगे बढ़ाने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के माध्यम से ही ये मैसेज डिलीवर करवाना चाह रहा हूं। आप सभी लोग अपने संबंधित सभी ग्रुपों में, जिन भी संस्थाओं को आप जानते हैं, जितने भी ग्रुप आपके पास हो, चाहे वो महासंघ के ग्रुप क्यों ना हो, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो महासंघ के ही ग्रुप क्यों ना हो, उसमें जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं सभी को एक पर्सनल मैसेज आज आप जरूर डालेंगे। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या द एनजीओ ग्रुप की टीम आपके लिए कुछ अच्छा करती है, हमेशा कुछ अच्छा नया लेकर आती है आपके लिए, और कहीं ना कहीं हम समर्पित भाव से आपकी सेवा अगर कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हर एक मेंबर को पर्सनल रूप से आपको मैसेज डालना है। जाहिर सी बात है, उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा रहूंगा, कहीं ना कहीं वो गलती से मैसेज मेरे पास भी आएगा। हो सकता है मेरा उस ग्रुप में कोई दूसरा नंबर भी ऐड ऑन हो, तो मुझे वैसे ही पता लग जाएगा कि वाकई में आप दिल से काम, आपने मेहनत की है, या फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है कि एक मैसेज यादव जी के पास चला जाए, बस यादव जी को लगेगा सबके पास हमने निजी डाला होगा। ऐसा नहीं है। उस ग्रुप में मेरे कुछ पर्सनल नंबर्स भी जुड़े हुए हैं, तो मैं कई जगह से उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। कुछ और संस्थाएं हैं जो कोर टीम में हैं, उनको पता लग जाएगा उनके पास मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ये जितने भी हमारे पास इस समय टोटल 37 पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय, ये सभी के सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग, जितने भी आपके संबंधित ग्रुप हैं, जितनी भी संस्थाओं को आप जानते हैं, फेसबुक पे आपको किसी भी संस्था का ऐड दिखे, किसी भी संस्था की पोस्ट दिखे, वहां पर आपके इस उपक्रम का, ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये जो क्लासेस शुरू हुई हैं प्रपोजल राइटिंग की, इसके बारे में एक मैसेज आप जरूर डालेंगे, और उसके साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आप जरूर डालेंगे, या फिर डायरेक्टली आप नंबर डाल सकते हैं राष्ट्रीय युवा महासंघ का 9991997003, या फिर आप अपना नंबर डाल सकते हैं कि संबंधित से विषय में जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। उनको आप जानकारी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक शेयर कर सकते हैं। जो लिंक आपको मिला था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, वो लिंक आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो कम्युनिटी है उसको हमें इन्वाइट करना है यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और यकीन मानिए, आप जब यहाँ पर नई कम्युनिटी, नए लोगों को, नई संस्थाओं को अगर लेकर आए, उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक नया ग्रुप बनने जा रहा है, एक नई कम्युनिटी बनने जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल राइटिंग सीख चुकी है। यानी कि कल को आपके एक्सपीरियंस को आपको आपस में शेयर करने में बड़ी आसानी मिलेगी, क्योंकि ये सभी जो नंबर्स हैं, ये जो है, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ये सभी एक ही ग्रुप में मर्ज कर दिए जाएंगे बाद में, है ना। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज 25 अप्रैल और कल 26 अप्रैल शाम 7 बजे तक जो भी संस्थाएं इस प्रपोजल राइटिंग कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहें, वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत कर सकती हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर हमें कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकती हैं। और आप लोगों को भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, और साथ ही साथ जो भी आपके परिचित हैं, आपका सर्कल है, आपके वॉलेंटियर सर्कल है, उन सभी से आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु को सब्सक्राइब भी करवाना है। और पूरा प्रयास करना है कि इस महीने की 30 तारीख तक हम अपने टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर चुके हैं। और वो पूरा करते ही हम 1 मई से हम ये चारों प्लेटफॉर्म आपके लिए लाइव कर चुके हैं। आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सभी के सभी प्लेटफॉर्म बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क रहेंगे।
ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, कल मिलते हैं रात्रि 8 बजे, सेम सेशन में, सेम लिंक के साथ। याद रखिएगा, लिंक सेम ही रहेगा। इसी लिंक पर क्लिक करके आपको रात्रि 8 बजे फिर से जुड़ जाना है। ये जो क्लासेस रहेंगी ये अप्रोक्सीमेटली जो है 8:50 तक चला करेंगी लास्ट, क्योंकि 9 o'clock मेरी कुछ नए शेड्यूल्स हैं, उनके लिए क्लासेस चल रही होती हैं। 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक कोई भी प्रतिभागी किसी भी संबंधित जरूरत के लिए मुझे कॉल ना करे, क्योंकि शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक काफी सारे शेड्यूल सब रनिंग में हैं हमारे, काफी सारे बैचेस हैं हमारे अलग अलग। तो 6 से 10 आपको जब भी कोई काम लगे, आप पूरा प्रयास कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप डाल दीजिए, और रात के 10 बजे का आप मुझे बेशक कॉल कर लीजिए। अगर कोई अर्जेंट चीज़ है आपको मुझे शेयर करनी है, बतानी है, बात करनी है, कुछ भी करना है, तो आप रात 10 बजे के बाद या शाम को 6 बजे से पहले पहले आप मुझसे कांटेक्ट कर लिया कीजिएगा। थोड़ा सा भी इस महीने के शेड्यूल में परिवर्तन रहेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको जानकारी बताई गई है, आज जो आपको तैयारी बताई गई है, उस तैयारी पर भी आप ध्यान देंगे, और साथ ही साथ हम कल से अपने सेशन को जो है वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।